लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं OSPF की कुछ बुनियादी बातें, कुछ बेसिक्स। तो अब थोड़ा सा और उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी बेसिक्स ही हैं, मान लो अभी कुछ एडवांस हम ऐसा स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो OSPF हमें पता है कि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो लिंक और स्टेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो लिंक का मतलब क्या है, देखो ये मैं बात कर चुका हूँ आई थिंक लास्ट वीडियो में भी। तो इंटरफेस को लिंक बोलते हैं ना। तो जैसे हम क्या बोलते हैं कि ये दो राउटर्स हैं कनेक्टेड, और ये इनके बीच में कोई इथरनेट लिंक हो सकता है या फिर कोई सीरियल लिंक भी हो सकता है, ठीक। वो डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजी, किस तरह का नेटवर्क टाइप आप यूज़ कर रहे हैं। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये भी क्या है, आपके पास एक लिंक है और ये भी क्या है, आपके पास लिंक है, ठीक है। तो उस लिंक को क्रिएट करने के लिए इसका एक इंटरफेस यूज़ हो रहा है और इधर इस वाले भी राउटर का एक इंटरफेस यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो उस इंटरफेस को क्या बोल रहे हैं, ये लिंक। चलिए, अब स्टेट का मतलब क्या है कि इस लिंक पे आईपी क्या है, मीन्स नेटवर्क आईडी क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स वो बोलते हैं कि भाई नेटवर्क प्लस उसकी प्रीफिक्स नोटेशन, इस टोटल को क्या बोलते हैं, जो हम नॉर्मली रूट कहते हैं ना, इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क आईडी प्लस योर नेटवर्क बिट्स, ठीक है। और उसमें कितने नेबर हैं, तो ये सारा का सारा जो पार्ट आपका आता है, ये लिंक स्टेट पार्ट है OSPF का, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात वो है ये लास्ट वाली, इट नीड्स टू बी आइडेंटिकल पर एरिया फॉर द वर्किंग ऑफ OSPF। जो आपका LSTB बनता है, तो एक सिंगल एरिया के अंदर जितने भी राउटर हैं, मैं अगेन फिर से ये बात बोल रहा हूँ, हर किसी के पास डेटाबेस आइडेंटिकल होना चाहिए। तो मैं ये आपकी कंडीशनिंग चाहता हूँ कि हो जाए, जब तक हम दैट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन और LSA बिल्डिंग वाली बात पे आएंगे, तब तक ये चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। इसलिए बार बार मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो LSDB कह लो उसको, लिंक स्टेट डेटाबेस या टोपोलॉजी डेटाबेस कह लो, तो सेम चीज़ है। क्या क्या रहेगा उसके अंदर, तो जितने भी लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो भी LSAs बाकी राउटर से उसने रिसीव किए होंगे, ठीक है, अपने OSPF डोमेन के अंदर, वो क्या हो सकते हैं, IR एंड ABR में, या फिर अगर कोई ASBR है आपके नेटवर्क में, जहाँ पे आपने इंटरनेट कनेक्शंस लिए हुए हैं, या फिर आपने किसी और डोमेन के साथ जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो उधर के भी जितने रूट्स होंगे आपके पास, एक्सटर्नल E1 E2 N1 N2, वो सब बात करेंगे हम। तो ये सब किस में रहेगा, आपका डेटाबेस में रहेगा, ठीक है। शो IP OSPF डेटाबेस जब भी आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। अभी मैं कोई वेरिफिकेशन और उस पर नहीं आना चाह रहा हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल आप अपना अच्छा करेंगे तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छा, एक और ये लाइन जो हमने लिखी है ग्रीन कलर में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे अगर आप, तो LSAs आर एक्सचेंज बिटवीन एडजेसेंट राउटर्स ओनली टू सिंक्रोनाइज द लिंक स्टेट डेटाबेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कहीं पे हमने नेबरशिप का जिक्र नहीं किया। तो पहले मैं जनरली क्या बोल रहा था, नेबर राउटर, अभी नेबरशिप का जिक्र नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि जब भी राउटर पे आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो टाइप 1 जो मैसेज है आपका, हेलो पैकेट्स जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हेलो पैकेट्स भेजते हैं, अपनी राउटर आईडीज़ भेजते हैं, फिर वो एक दूसरे की राउटर आईडीज़ देखते हैं, और फिर लगता है कि हाँ यार अब ये क्या बन चुके हैं, नेबर। पर आपको पता है उससे पहले कुछ नेबर्स की स्टेट्स भी हैं, सॉरी स्टेट्स नहीं, नेबर की कुछ कंडीशंस हैं, जो अगर वो सेटिस्फाई होती है दोनों राउटर्स पे, तभी वो नेबर बन पाते हैं। और यहाँ पे ये वही बात कर रहा है कि नेबरशिप जब बन गई है और जब वो एक दूसरे के साथ टाइप 2 DBD पैकेट भेजना एक्सचेंज करते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट। जब आपका राउटर्स है वो किस स्टेट में आ जाता है, एक्स स्टार्ट, तो आपके DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्टर जो पैकेट्स हैं वो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देता है, तो तब सारे के सारे उसके बाद एक्सस्टार्ट है, एक्सचेंज है, तो लोडिंग की जो स्टेट है वहां पे बनता है आपका सारा का सारा लिंक स्टेट डेटाबेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले राउटर क्या बनने चाहिए, नेबर, उसके बाद वो DBD पैकेट्स भेजना चाहिए। और DBD में भी आगे मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि क्या है कि इधर वाला एक राउटर है मास्टर बनना चाहेगा, इधर वाला जो है वो भी मास्टर बनना चाहेगा। मास्टर होता है कि जिसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस राउटर को नहीं पता उसकी राउटर आईडी क्या है, जब इसने पहली बार हेलो भेजा उसको नहीं पता कि इसकी राउटर आईडी क्या है। दोनों के पास राउटर आईडी होगी, मान लो इसकी राउटर आईडी 1 है, इसकी राउटर आईडी 2 है, या फिर इसकी 1.1.1 है, इसकी 1.1.1.2 हो सकती है, या फिर मान लो 2.2.2.2 है, ठीक। इसने अपनी राउटर आईडी इसको भेजी हेलो में डाल के, इसने हेलो में डाल के इसकी भेजी। जब तक उन्होंने एक दूसरे की राउटर आईडी नहीं देखी थी, ये क्या बोलेगा, मैं मास्टर राउटर हूँ और मेरा सीक्वेंस नंबर मान लो 150 है,
और ये कहेगा कि मैं मास्टर राउटर हूं और मेरा सीक्वेंस नंबर 195 है, तो यहां से सारे कम्युनिकेशन शुरू करो, ठीक है। LSA का डेटाबेस बनाना बताऊंगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस नंबर की। उसके बाद जब ये नेबर बनते हैं, जब ये एक दूसरे की राउटर आईडी कंपेयर करते हैं, तो ये समझ जाएंगे कि हाँ यार राउटर आईडी किसकी हायर है, इसकी, तो मैं अब मास्टर नहीं हूं, मैं झूठ बोल रहा था, मैं क्या हूं, स्लेव हूं। तो मास्टर एक्चुअली कौन है, ये वाला राउटर। तो जो इसका सीक्वेंस नंबर होगा ये आप डेटाबेस को सिंक करने के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो इसकी आगे और इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको फिर भी, लेकिन जस्ट थोड़ा सा और जान लीजिए, जब बात चलिए तो दूर तक जाने दो, कि भाई अब जब ये राउटर, इसके पास यहां से सीक्वेंस नंबर स्टार्ट हुआ और कहीं और से, मान लो राउटर 3 से इसको पता चला कि भाई कोई LSA आया है, अब ये क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर्स को कंपेयर करेगा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए, कोई भी राउटर जो लिंक स्टेट डेटाबेस होगा ना, हमेशा अपडेटेड रीसेंट वाले को रखेगा, पुराने वाले एंट्री को हटा देगा। मान लो इसके 195 है, उधर से कोई लोअर वाला आता है 190 वाला, कि भाई मैं कोई तुम्हें ना अपडेट देना चाहता हूँ, ये कहेगा भाई शुक्रिया, पर सॉरी टू से, पर आपके पास खुद ही अपडेटेड डेटाबेस नहीं है, मैं हूँ जो रखता हूँ अपडेटेड डेटाबेस, तो तुम मुझसे ले सकते हो। तो ये उसको भेज देगा कि भाई लो, मैं तुम पे आसान कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो तुम्हारा नहीं चाहिए अपडेट, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक्चुअली ये है जो नेटवर्क में लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं LSAs की, ठीक। तो ये होता है, अगर उधर से कोई हायर वैल्यू आ जाती है मान लो, या फिर इक्वल आ जाती है 195, तो तब भी ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा और कोई रिप्लाई नहीं भेजेगा, क्योंकि दोनों के पास इक्वल है। लेकिन अगर उधर से 200 पे आ जाता है, तो ये कहेगा कि हाँ यार, मतलब ये कि ये जो मेरे पास डेटाबेस है ये आउटडेटेड है, रिसेंट नहीं है, उधर वाले को मैं क्या कर लूँ अपडेट, और बाकी जहां पे भी मैं जुड़ा हुआ हूं इसको फ्लड कर दूं। तो यही सेम प्रोसेस फिर दूसरे करेंगे, वो चेक करेंगे कि ये जो है मेरे पास इक्वल है कि नहीं, ठीक, इक्वल होगा तो डिस्कार्ड कर देंगे, इससे ज्यादा होगा तो इसको बोल देंगे कि भाई अभी तेरे पास भी क्या है, आउटडेटेड है, ये ले, मेरे पास 205 वाला अपडेट कर ले। और अगर उनके पास कम था, मान लो 190 है जैसे इसके पास, तो ये 150 है ना, तो ये कहेगा ठीक है थैंक यू यार बॉस, मेरे पास नहीं थी अपडेट, मैंने रख ली और मैं आगे फॉरवर्ड। इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। और इस वजह से तुम्हारा लूप भी नहीं बनते हैं कभी इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि यार एक इन्फॉर्मेशन 2 बार आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो SPF जो एल्गोरिदम है वो मेक श्योर करता है कि आपकी टोपोलॉजी में लूप भी ना बने। तो इस तरह से सारा गेम चलता है आपका LSDP का, LSAs का। और तो ये देख लो आप, इसके अंदर कुछ ऐसा पढ़ने, और कभी भी कोई डाउट लगे ना कि जो पार्ट मैं नहीं कवर कर पाया हूं, तो प्लीज मेरे को कमेंट में या मेल पे पूछ लीजिए करिए, ठीक है। LSDB डेटाबेस, रिलायबल फ्लडिंग अभी मैंने आपको बताया जो लास्ट वाली स्लाइड के अंदर, कि कैसे आप रिसीव करोगे, कंपेयर करोगे अपने सीक्वेंसेस नंबर्स को, फिर उसके बेसिस पे आप या तो एक्सेप्ट करोगे या इग्नोर करोगे, और अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपकी फर्ज बनता है कि आप अपने जो दूसरे नेबर्स हैं उनको ही बता दो रिलायबल फ्लडिंग के थ्रू, ठीक है। रिलायबल क्यों होती है इसको थोड़ा ये भी बता दूं मैं आपको, कि जब भी आप LSAs की बात करते हो तो थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एक राउटर, दूसरा राउटर, एक सिंपल एग्जैक्ट नहीं है पर समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई 10, 20, 30, 40, 50 5 रूट हुए, इस पे भी 10, 20, 30, 40, 50 5 रूट। तो अच्छा इस पे अलग ले लेते हैं, मान लो इसके पास है 10, 20, 30, 40, 50 का इन्फॉर्मेशन इसके पास है, 10 ये वाला रूट मान लो, इसके पास इन्फॉर्मेशन किसकी है 60, 70, 80, 90, 100, ठीक। ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, तो पूरे के पूरे डेटाबेस में हर एक राउटर के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 10, 20, 30 अप टू 100, ठीक है। इसके पास भी यही होनी चाहिए, पर एनी रीजन इसके पास 90 का रूट नहीं आया, और जब ये DBD नेबर बनने के बाद टाइप 2 पैकेट एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है टाइप 1 टाइप 2 क्या बात कर रहा हूँ, या तो आप CCNA वाली सीरीज देख लीजिए मेरी OSPF की, अगर आपने पहले नहीं देखी है तो, और अगर हो सकता है कि बहुत टाइम पहले देखी होगी तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सारे OSPF के कॉन्सेप्ट्स को, और अगर फिर भी नहीं है तो आप इसी सीरीज की वेट करिए, तो जिसमें मैं ये टाइप्स ऑफ पैकेट एंड स्टेट्स और आपकी नेबरशिप कंडीशंस, ये सारी तीनों चीजें एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, वो देखने वाली वीडियो होगी, ठीक है। बट अभी अगर आप ये नहीं देखेंगे CCNA वाली वीडियो ना, तो ये सेंस आपको मेरे ख्याल से ज्यादा बन नहीं रही होगी। तो एनीवे आइडिया ये है, जब भी आप DBD भेजोगे ये एक दूसरे के डेटाबेस कंपेयर करेंगे, ये कहेगा कि यार उधर से तो ये सीक्वेंस नंबर आ रहा, मेरे पास ये आ रहा, तो मतलब कुछ मिसिंग है। अब ये उस मिसिंग के लिए यहाँ पे क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा टाइप 3 लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ये इसको रिप्लाई करेगा फिर लिंक स्टेट अपडेट टाइप 4 पैकेट के साथ, और फाइनली जो इसको रिलायबल बनाता है वो है इसका एक्नॉलेजमेंट, ये इसको LSAC भेजता है टाइप 5 पैकेट OSPF का, कि हाँ यार मेरे को मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ, ठीक है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलायबल फ्लडिंग। कई सारे रीजन है इसको रिलायबल फ्लडिंग बोलने के, जिनमें से एक ये था, एक मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, 2 स्टेप्स ईच राउटर, प्रोपेगेटिंग न्यू कॉपी, तो ये मैंने बता दिया तुम्हें सारा, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। मल्टीकास्ट करते हैं इनको ना, जैसे वो एसटीपी में क्या बोलते थे, बीपीडीयू, इसमें यहाँ पे ना इसको क्या बोल सकते हो, एलएसपीडीयू बोल सकते हो, है ना। तो ये भी क्या है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स ही है तुम्हारे, जिसमें किसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, लिंक स्टेट्स की। ठीक, तो अगर कोई पूछता है एलएसएस क्या है, तो जो तुम एलएसडीबी की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो ना राउटर टू राउटर इन ओएसपीएफ डोमेन, तो जिन पैकेट्स के थ्रू, जिस मैकेनिज्म के थ्रू करते हो, वो एलएसएस है। बस सिंपल सी बात ये। चलिए, ये मैंने आपको लास्ट लाइन जो ग्रीन में लिखी है ये भी बता रखी है, एसपीएफ राउटिंग एल्गोरिदम क्या है और एसपीएफ राउटिंग ट्री क्या है। ठीक, और इस पे शायद हाँ यही वाला डायग्राम है जिसको मैं अभी मिस कर रहा था, मुझे लगा मैंने डाला नहीं है। तो सपोज करो ये एक डोमेन है मेरे पास, है ना, अभी कौन से वाला, जो मैंने इधर ये कुछ राउटर्स लगाए हुए हैं ना, R1 R2 R3 R4। ठीक है, R1 अपने एलएसएस भेज रहा R2 को, और R2 भी किसको भेजेगा, R1 को, R3 ने R2 को भेजा ये इसको। तो ये ऐसे चलते हैं एक्चुअली, वो मैंने शायद कैसे ड्रॉ नहीं किया होगा, बट एनीवे यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मान लो जो लिंक फेल हो गया या फिर लिंक ऐड कर दिया, कुछ भी हो सकता है नेटवर्क में ना, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ज करता है एसपीएफ का नेटवर्क। अच्छा, अब सारे राउटर एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं, एलएसडीबी। अब मैं सिर्फ एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, R1 का, इसने भी इसको भेजा, इसने इसको भेजा, इसने इसको, तो उसके थ्रू इसको, अल्टीमेटली R1 के पास मैंने क्या बताया था, लिंक स्टेट डेटाबेस में क्या होगा, सारे के सारे जितने भी लिंक्स हैं, उनकी स्टेट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए, सारी राउटर 1 के पास आ जाएगी। अब राउटर 1 क्या करेगा, जब इसने लिंक स्टेट डेटाबेस बना लिया ना, अब उसके बाद ये फिर बेस्ट पाथ काउंट करेगा हर कहीं तक जाने का। कैसे, राउटर 1 अपने आप को यहां रख लेगा, और राउटर 2 को यहां रखेगा, राउटर 3 को यहां रखेगा, और कौन से मेरे पास, राउटर 4 है ना, तो चलो ये मान लो। अब ये काउंट करेगा कि भाई R4 तक जाना है मेरे को, और उससे आगे जाना है, मान लो ये रूट है 10 20 30 40, और R5 भी मान लो, चलो आपके पास एक ये 50 वाला है भाई, और दूसरा ये मान लो कि मेरे पास ये 10 Mbps का ईथरनेट वाला लिंक है, ये फास्ट ईथरनेट का लिंक है, ये गिग का लिंक है, ये 10G का लिंक है, और ये 40G का लिंक है। चलो ऐसे ही ले लिया रैंडम एग्जांपल, बस कुछ चीजें समझाने के लिए। चलो अब R1 को R2 पे जाना है, इधर से जाओगे तो 10 जो है आपका, जो फास्ट ईथरनेट लिंक है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100 बाई बैंडविड्थ, तो 10 है। चलो इधर से कॉस्ट आ गई 10, तो यहां से अगर आप जाओगे डायरेक्टली R1 टू R2 तो कॉस्ट पड़ी 10, इधर से आओगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एफई की होती है 100 बाई 100, तो 1, तो इसकी कॉस्ट 1 यहां तक। आगे 40G वाला अगर आप रेफरेंस बैंडविड्थ नहीं भी चेंज करते हो, रेफरेंस बैंडविड्थ की आप आगे बात करेंगे, तो फिलहाल 100 Mbps उससे ज़्यादा जो लिंक हैं बाय डिफॉल्ट OSPF में उनकी कॉस्ट रहती है 1, तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। अब आप सोचो इधर से अगर आप वो जाएगा पैकेट तो कॉस्ट कितनी आई 3, उधर से कितनी आ रही थी 10, तो OSPF का बेस्ट पाथ किसके बेस पे कैलकुलेट करता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम है, या फिर जो कौन सा था वो डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम है, तो वो लोएस्ट कॉस्ट के बेसिस पे, क्योंकि जो मैट्रिक है ना OSPF की वो क्या है, कॉस्ट, और कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, बैंडविड्थ पे, 100 बाय बैंडविड्थ। अब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी कॉस्ट उतनी कम, और जितनी कॉस्ट कम होगी आपके लिए उतना ही आपके लिए बेहतर है, वही आपका बेस्ट पाथ बनेगा। ठीक, तो अब R1 अपनी जो राउटिंग टेबल है ना उसमें अपडेट करेगा कि भाई अगर R2 तक जाना है इस 10 वाले रूट तक, तो तुम्हें कहाँ तक जाना है, क्या बोलेंगे 10.2 से या 20.2 से, तो वो क्या डिसाइड करेगा 20.2 तक। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मान लो आप सिर्फ 10 तक जाने की बात करो, राउटर 2 पे तो जा रहे हो, लेकिन सिर्फ कौन सा लिंक 10, अब ये तो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रूट हो गया, तो उधर से आप भेज रहे हो SPF के थ्रू, तो 0 आपकी किसकी AD आएगी, डायरेक्टली कनेक्टेड की, और OSPF की कितनी आएगी 110, तो चाहे इसकी कॉस्ट कम है, क्या आप कॉस्ट देखोगे, नो वे, क्योंकि पहले किसको देखते हो आप, AD को ना। ठीक, तो अब दोनों में से जब राउटिंग बेहतर कनेक्टेड वाली है तो आप OSPF को क्यों यूज करोगे। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, छोटा सा, कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आइडिया क्या है, इस तरह से जब राउटिंग कैलकुलेट कर लेगा तो एक ऐसी ट्री बनाएगा, भाई मेरे को R1 से R2 तक जाना है तो ये वाला पाथ होगा, और अगर ये नहीं होगा उधर वाला होगा तो ये उधर का पाथ ना छोड़ के सिर्फ इधर का पाथ देगा। तो सारे के सारे जितने भी बेस्ट पाथ होंगे उसको कैलकुलेट कर लेगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाएगा, और उसके बेसिस पे क्या बनाता है फिर आपकी राउटिंग टेबल।
तो फिर आपको बता देगा 30 तक जाना है तो आप यहाँ से भेजो या यहाँ से, 40 तक जाना है तो यहाँ से भेजोगे कि यहाँ से। जैसे 30 का एग्जांपल ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल 30 तक जाने की इधर से कॉस्ट क्या है 11, इधर की कॉस्ट क्या है 2, तो वो इधर से भेजेगा इधर से, इधर वाले लिंक से, है ना। अब 50 की बात करो, इसकी कॉस्ट कितनी थी अगेन 10 और 11 और 1 12, इधर से कितनी पड़ेगी 3, तो अगेन यही आपका बेस्ट पाथ होगा। तो इस तरह से ये क्या करता है आपका ना आपका एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हो जा भाई मिनिमाइज, नहीं होगा, ओके देन। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लिंक स्टेट कॉन्सेप्ट वाई, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आने वाली है आपको कि भाई प्रिप में ये दिक्कत थी, इसमें ये करता है। तो इसमें क्या है, ट्रिगर्ड अपडेट भेजता है वो सारे के सारे राउटिंग टेबल को हर बार, आफ्टर एवरी हेलो सेकंड, जो सॉरी नॉट हेलो सेकंड, एक्चुअली हेलो पैकेट, जो हर 10 सेकंड के बाद ओएसपीएफ हेलो आपका भेजता है, उसमें पूरी टेबल ना भेज के उसमें सिर्फ क्या है, जो ट्रिगर्ड अपडेट्स है, जो चेंज है एक्चुअल नेटवर्क के अंदर, सिर्फ उसी को भेजेगा, ठीक है। इसी के लिए हम लिंक स्टेट को यूज करते हैं। और हाउ, आई थिंक ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ देख लेना, ऐसा छूट गया हो तो कमेंट में पूछ लेना आप मुझसे। व्हाट क्या है आपका लिंक स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो ये भी हम बात कर चुके हैं, इसमें भी ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये है कि अभी मैंने क्या बोला, मान लो R1 R2 R3 R4 जितने भी राउटर्स हैं सबके पास और मान लो ये सेम एरिया में है, फॉर एग्जांपल एरिया 0 में है, और सबके पास इक्वल डेटाबेस आ गया होगा सिंक्रोनाइज्ड। अब वो क्या एक्चुअल, देखो हेलो टाइमर जो है वो 10 सेकंड का है, 10 सेकंड के बाद ये सारे एक दूसरे को हेलोज तो एक्सचेंज करेंगे, पर क्या वो रूट एलएसएज एक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, मान लो 10 20 30 40 वाले रूट, या फिर सिर्फ नेबरशिप चेक करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये जो हेलोज भेजे जाते हैं आफ्टर एवरी 10 सेकंड, ये एक्चुअल रूट की इन्फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस शेयर नहीं करते, कोस्ट शेयर नहीं करते, ये सिर्फ ये चेक करेंगे कि भाई मेरा नेबर ओके रिपोर्ट है कि नहीं है, मेरी अभी भी उस डिवाइस के साथ, उस राउटर के साथ नेबरशिप है कि नहीं है। लेकिन जब कोई चेंज आएगा नेटवर्क, मान लो 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, कभी भी चेंज आ जाए नेटवर्क में, या 1 दिन के बाद, कि आपने कुछ नया नेटवर्क एडवर्टीज करवाया एक ओएसपीएफ राउटर के अंदर, फिर ये अपने एलएसए बिल्ड करेगा और उसको रिलायबल फ्लड करेगा, फिर ये सीक्वेंस नंबर चेक करेंगे, बोलेंगे कि भाई मेरा आउटडेटेड है, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे और फिर आगे भेज देंगे। इस तरह से ये अपडेट कर लेता है पूरे के पूरे सारे राउटर अपने एलएसडीबीज को, जो पिछला प्रोसेस सारा का सारा। लेकिन अगर मान लो 1 दिन तक कोई चेंज नहीं आता, 2 घंटे तक कोई चेंज नहीं आता, तो क्या कभी दोबारा से आप एलएसएस भेजोगे ही नहीं भेजोगे, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, सॉरी आफ्टर एवरी 1800 सेकेंड्स, यानी कि पूरे 30 मिनट के बाद। और ये होता है सिर्फ एक तसल्ली करने के लिए कि भाई इन केस आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बग या कुछ भी आप बोल लो, कोई दिक्कत हो गई हो पूरे टोपोलॉजी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आपके नेटवर्क्स हैं और बहुत कुछ चलता रहता है, अकेला ओएसपीएफ नहीं चल रहा, बहुत कुछ चल रहा है उसके बाद, है ना। तो हो सकता है कहीं ना कोई कुछ मिस हो गया हो किसी ना किसी राउटर पे, तो हर 30 मिनट के बाद सारा एलएसए का जो एलएसडीबी है ना वो अपडेट होता है ना। और अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो वो एक दूसरे के साथ फिर क्या दोबारा से सिंक कर लेंगे और इक्वल स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कितना है रिफ्रेश पीरियड आपका, 30 मिनट या फिर 1800 सेकेंड।